देखो दोस्तों, अपन देखें तो जैसे राजस्थान में अभी सरकार को बने हुए 1 साल पूरा हो गया। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है। तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि सरकार ने 1 साल का रिव्यू जारी किया है। इसने कहा है कि हमने इतने पद निकाले, इतने वो कर दिए। सारी चीजों को अपन एक साइड में करें और अपन ध्यान दें तो शायद राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी आई हुई है। आरएस का एग्जाम कल ही हुआ है। स्कूल लेक्चर व्याख्याता की वैकेंसी भी आई हुई है। सेकंड ग्रेड टीचर की भी आई हुई है। थर्ड ग्रेड के लिए रीट का आयोजन हो चुका है, तो उसकी विज्ञप्ति आने वाली है। अब अगर देखें अपन तो पटवार की भी वैकेंसी आई हुई है, वीडियो की भी आई हुई है, राजस्थान पुलिस की भी आई हुई है, चतुर्थ श्रेणी की भी आई हुई है, आपके एलएसए की भी आई हुई है और कृषि पर्यवेक्षक की भी आने वाली है। तो ये मेरा बताने का मतलब ये है कि जो सरकार है इसने कोई बहुत ज्यादा पद हर वैकेंसी के अंदर नहीं निकाले। आप लोग देखो तो किसी में 10-20 हजार पद निकाले, इतने सीमित पद निकाल रही है। रीजन क्या है कि सरकार, एक स्टेट है जिसका नाम है पश्चिमी बंगाल, इस पश्चिमी बंगाल के फॉर्मूले के ऊपर चल रही है। तो पश्चिमी बंगाल में क्या है कि जो ममता बनर्जी है ना, वो हर साल वैकेंसी निकालती है। अब वो हर साल चाहे उसमें दोस्तों वो 200 पद निकाले चाहे 400 पद निकाले, उससे क्या होता है जो नए बच्चे होते हैं उनको मौका मिलता रहता है। अब जैसे मान लो अपनी 5 साल में एक बार भर्ती आई। अब दोस्तों कोई बच्चा मान लीजिए अब की बार उसकी एज नहीं हुई, 6 महीने कम था, अगली 5 साल बाद तो एक ही चांस दे पाएगा। तो हर साल की तर्ज के ऊपर सरकार जा रही है कि अपन हर साल वैकेंसियां निकालें। बाकी वैकेंसियां निकालने से अपने को कोई लेना देना नहीं है, अपनी तैयारी कितनी है वैकेंसी के लिए, बात यह है मूल चीज कि अपन कितना पढ़ते हैं। देखो, अपन जब भी किसी चीज की तैयारी करते हैं तो तैयारी से पहले दोस्तों हर व्यक्ति एक चीज सोचता है। जिस दिन भी कोचिंग करने आता है ना, उस दिन हमेशा वो अच्छा ही सोचता है कि मैं अब की बार सुपरवाइजर बन जाऊंगा, ठीक है। लेकिन उसकी सारी चीजें नहीं सोचता वो कभी भी कि मेरे को कितने घंटे पढ़ना पड़ेगा, मेरे पेपर में क्या क्या सिलेबस आएगा, कितने दिन घर वालों से दूर रहना पड़ेगा। एक चीज भी नहीं सोचता है वो। ये चीजें कब सोचता है? 6 महीने बाद में सोचता है वो, ठीक है, जब तो बहुत लेट हो जाते हैं। तो हमेशा आप लोग किसी भी चीज की तैयारी करें, आप चाहे आरएस की तैयारी करें, किसी भी चीज की तैयारी करें, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आप उस एग्जाम का एक बार सिलेबस देखें। सबसे पहले आप सुपरवाइजर का क्या देखें? सिलेबस देखें। अगर आपको सिलेबस की जानकारी नहीं होगी ना, तो आप अच्छे से तैयारी नहीं कर पाओगे। सिलेबस को देखें और इस सिलेबस को देखने के बाद इसके ऊपर इतना विचार करें अपन कि इसके अंदर मेरा जीके कितना आएगा, कृषि विज्ञान कितना आएगा, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट कितना आएगा। उसके हर टॉपिक के ऊपर विचार करें कि कितने समय में मैं इस टॉपिक को पूरा कर सकता हूं। अब उस सिलेबस को अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा और पढ़ने के बाद अपन ने डिसाइड किया कि इस सिलेबस को मान लीजिए अपन 300 घंटे में पूरा कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब उसके बाद उस सिलेबस को पढ़ने के बाद 2 नंबर के ऊपर आपको यह देखना है कि जो मैंने सिलेबस निकाला है इसका एग्जाम कौन सा बोर्ड करवाता है। जैसे अधीनस्थ बोर्ड करवाता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को क्या करना है? RSMSSD, ठीक है। इसकी साइट के ऊपर जाना है। इसकी साइट के ऊपर जाके दोस्तों हमें क्या करना है? पिछले साल के पेपर्स देखने हैं। तो जो सबसे पहले देखना है कि अभी जो हम तैयारी कर रहे हैं इससे ठीक पहले वाला पेपर हमारा कब हुआ था, वो पेपर निकालना है। और उस पेपर को घर दोस्तों 3 घंटे तक अच्छे से पढ़ना है। प्रत्येक क्वेश्चन को देखना है अपने को कि कौन सा क्वेश्चन किस चैप्टर से पूछा गया है। जब वो अपना पेपर तैयार हो जाए, तभी मैंने 2 काम बता दी। एक तो अपन सिलेबस निकालेंगे, एक अपन लोग क्या निकालेंगे? पेपर। 2 काम हो गए। अब तीसरा काम क्या करना है अपने को कि अभी तक सुपरवाइजर के कितने एग्जाम हुए हैं, ठीक है।
अभी तक कितने एग्जाम हुए हैं, हर एग्जाम का पेपर निकालो, ठीक है। कोई मार्केट से किताब नहीं खरीदनी है अपने को, क्योंकि मार्केट किताबों के अंदर बहुत सारी त्रुटियां आने लग गई। वहां पर माना गया ए ऑप्शन है, ये अपने अनुसार बी कर देते हैं, ठीक है। तो अपने को ऑथेंटिक चाहिए, तो उसकी साइट के ऊपर ही आंसर की मिलेगी, साइट के ऊपर ही आपको पेपर मिलेगा। वो पेपर अपने निकाला। अब मान लीजिए अपने पास पिछले 10 पेपर इकट्ठे हो गए। दोस्तों 10 पेपरों को तब तक पढ़ो जब तक उसका प्रत्येक क्वेश्चन याद नहीं हो जाए, ठीक है। अब ये काम पूरा होने के बाद में अब आपको एक लेनी है बुक प्लस कोचिंग के नोट्स, बस। बाकी लफड़े में मत पढ़ो। ये 2 फरवरी को कह रहा हूं मैं, जिस दिन एग्जाम लग जाए उसके बाद गारंटी से कह रहा हूं सिलेक्शन हो जाएगा। फेल कब होंगे वो भी मैं बता दूं। फेल हम तब होंगे, सिलेबस पढ़ते नहीं है, पढ़ते खूब हैं लेकिन सिलेबस नहीं पढ़ते, पेपर नहीं पढ़ते। ऐसा चैप्टर पढ़ेंगे, क्वेश्चन आएगा एक और चैप्टर पूरा होगा 5 दिन में। कई चैप्टर ऐसे होते हैं दोस्तों 2 घंटे के होते हैं, क्वेश्चन आ जाते हैं 5। यही तो जमाना है आजकल, स्मार्ट स्टडी यही है। लोग कहते हैं मैं ऐसे तैयारी करता था, ऐसे करता था, लेकिन आज का युवा क्या है, बहुत शाना है। मैं एक भाषा कहता हूं हर क्लास के अंदर कि वही करता है जो उसको अच्छा लगता है, ठीक है। सारी बातें सुन तो लेता है लेकिन वो झाड़ देता है। देखो दोस्तों, सफलता असफलता अपन स्वयं निर्धारित करते हैं। कोई भी माँ के गर्भ से आईएएस आईपीएस बन के उत्पन्न नहीं होता है, वो सब कुछ अपने कर्मों से बनता है, ठीक है। लोग ये कहते हैं कि हाथों में लकीरों से आईएएस आईपीएस बनते हैं, तो मैं तो ये कहता हूं दोस्तों कि सवाई माधोपुर का मनोज मीणा का नाम सुना हो कभी आपने, ठीक है। ट्रेन दुर्घटना के अंदर दोस्त उसके दोनों पैर कट गए, दोनों हाथ कट गए, उसके तो कोई लकीर ही नहीं थी। और संघर्ष देखो उस व्यक्ति का दोस्तों की न 2 हाथ है न 2 पैर है। अगर लोग बहाने बनाने वाले होते तो ये कहते कि मेरे पास तो हाथ पैर ही नहीं था, मैं पन्ना कैसे बदलता, मैं पढ़ाई कैसे करता। लेकिन उसको पता था कि अगर मेरे को आने वाली जिंदगी को सफल करना है ना तो मेरे को मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों कैटेगरी से नहीं लगा वो, उसने जनरल के अंदर आके फाइट किया था, आईएएस से आज हो। तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, सब कुछ आपके अंदर निहित है। आप में इतनी क्षमता है कि आप केवल आपको आपकी क्षमता को पहचानने की आवश्यकता है। बहुत कुछ कर सकते हो आप लोग, लेकिन स्वयं के ऊपर नियंत्रण करना होगा। अब मैं ये पेपरों की बात क्यों कर रहा हूं, हाँ भाई बोलो भाई, मैं अपने इन पेपरों की बात क्यों कर रहा हूं। दोस्तों आप कोई भी पेपर देख लो, 50% ओल्ड क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो अपने 10 पेपर पढ़ लिए ना, तो मैं इतना तो गारंटी से कह सकता हूं कि 100 में से 50% तो कर दोगे फिर तुम। फिर अपने को 50 का ही मैटर तो पढ़ना पड़ा। 50 के लिए अपन क्या करें, किताब पढ़ रहे हैं, कोचिंग के नोट्स पढ़ रहे हैं, तो वहां से गठबंधन की सरकार बन जाएगी और सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सिलेक्शन न मम्मी पापा करवा सकते, न कोचिंग करवा सकती, न टीचर करवा सकते। सिलेक्शन तो भाई खुद ही करवाओगे। मम्मी पापा तुम्हारे ऊपर पैसे खर्च कर सकते हैं, लाख, 10 लाख, 20 लाख। कोचिंग तुम्हें बहुत अच्छे टीचर उपलब्ध करवा सकती है, टीचर तुम्हें बहुत अच्छे नोट्स लिखा सकता है, लेकिन मेरे भाई तब तक नहीं पढ़ोगे जब तक तुम्हारी जिज्ञासा उत्पन्न नहीं होगी। एक कहा होता है ना साइकोलॉजी में कि घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, लेकिन उस घोड़े को पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। वो घोड़ा तभी पानी पिएगा जब उसकी क्या होगी, इच्छा होगी, उसकी जिज्ञासा होगी। तो एक बच्चे को कोचिंग तक लाया जा सकता है, उसे अच्छे से नोट्स लिखाया जा सकता है, वो भाई साहब तभी पढ़ेगा जब उसको नौकरी की नीड होगी, आवश्यकता होगी। और वास्तविकता है, अपन गांव से आते हैं ना, जब निकलते हैं तब तो ऐसे लगता है कि जैसे कि अब की बार पक्का नौकरी को लग के आएगा, पेपर को फाड़ देगा। 2-4-5 महीने जयपुर रहते हैं, जयपुर की हवा लग जाती है, फिर धीरे धीरे चीजें शांत होने लग जाती है ना।
फिर पापा पूछता है बेटा कैसी तैयारी चल रही है, हाँ पापा कोशिश तो कर रहा हूँ, इसमें नहीं तो अगली में हो ही जाएगा। ऐसे करते ना अपन। तो कुछ नहीं है, अगर आपको नौकरी में लगना है तो एक टाइम टेबल बनाओ, ज्यादा मत पढ़ो लेकिन 6 घंटे जरूर पढ़ो। ठीक है, पढ़ सकते हो 6 घंटे, 6 भी कम ही है ना वैसे तो। कितने घंटे पढ़ लेते हो आप लोग, कितने घंटे पढ़ लेते हो आप लोग, बताओ खुल के, शर्माओ मत। 10-12 घंटे पढ़ लेते हो कभी कभी। कभी आपने एक चीज देखी, अपन 10वीं 12वीं क्लास में पढ़ते थे, और 10वीं 12वीं क्लास में एक बच्चा ऐसा होता था जो घर वालों के डर से दिन भर किताब लेके बैठा रहता था, और फिर भी वो 3rd डिवीजन से पास होता था। और एक लड़का ऐसा होता था जो 1 घंटे ही पढ़ता था और फिर भी 80% बना लेता था। फिर वो दिन भर पढ़ रहा है, वो 1 घंटे पढ़ रहा है, क्या फर्क है इसमें? पढ़ने पढ़ने में अंतर था। एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24। इस 24 के 3 भाग कर दो। कितने भाग कर दूं? 3। कितने का भाग दूं? 3 का। तो कितने घंटे आए? 8। एक फॉर्मूला बता रहा हूं तुम्हें, तुम्हारे एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा चलता है। ठीक है, चलता है ना, 3 अनुपात में ज्यादा चलता है। एनपीके देखा होगा ना, तो एनपीके 3 के अनुपात में चलता है, ज्यादातर 3 ही तो रेशियो होते हैं उसमें। ठीक है, तो अपन भी 3 ही रेशियो करते हैं। किसी भी फसल की ग्रोथ के लिए एनपीके बहुत अच्छा होता है, होता ही नहीं होता है। तो अपन भी अपनी ग्रोथ के लिए भी 3 फॉर्मूले बता रहा हूं मैं आपको। 8 8 8। ठीक है, 8 8 8। 8 घंटे अपने को सोना है, भरपूर नींद लेनी है। ठीक है, नींद के बीच में कोई नहीं आना चाहिए, न फोन आना चाहिए न खाना आना चाहिए। 8 घंटे सोना है तो सोना है। 8 घंटे फोन चलाना है, खाना खाना है, स्नान करना है, बाजार में घूमना है। बहुत है, कम है? बहुत है ना। और इस 8 घंटे में पढ़ाई करनी है। ठीक है, इस पढ़ाई में से 1 मिनट भी कम नहीं होनी चाहिए। 8 घंटे तो 8 घंटे होनी चाहिए। हाँ, इसमें कर सकते हो कम, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे को पता है इसमें कम नहीं करोगे, इसमें कर दोगे, इसमें कर दोगे। ये फॉर्मूला अपना लो, पक्का नौकरी में लग जाओगे। लेकिन अपन क्या करते हैं, फोन सामने होता है, फोन चालू रहता है, थोड़ा बहुत पढ़ते हैं। ठीक है, और पढ़ते पढ़ते अचानक ध्यान जाता है हमारा फोन के ऊपर, फिर पढ़ने लग जाते हैं, तो एकाग्रता नहीं बन पाती है। और जब तक आप लोगों की एकाग्रता नहीं बनेगी तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। समझ गए? तो 2-4 चीजें बताइए मैंने। अच्छा लगे तो 8-8 का फॉर्मूला अपना लेना, बहुत कुछ अलग मिलेगा आपको एनपीकी की तरह। ठीक है, सरकार भी बार बार कोशिश कर रही है। और दूसरा अपन ये कहना चाह रहे हैं दोस्तों कि सबसे पहले घर जाके सिलेबस देखना है। सिलेबस के साथ में अपन लोगों को फिर क्या करना है कि दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि आईवीए पेपरों का अध्ययन करना है अपने को, अध्ययन बोर्ड की साइट से पेपर डाउनलोड करने। तो मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा, राजस्थान भूगोल। ठीक है, राजस्थान ज्योग्राफी। दोस्तों, बहुत कुछ बदला है हमारे इस राजस्थान में पिछले 1 साल में। गहलोत कुछ करना चाहता था, भजनलाल ने कुछ कर दिया। ठीक है, यानी हम पढ़ा करते थे राजस्थान ज्योग्राफी 7 अगस्त 2023 से पहले। 7 अगस्त 2023 से पहले हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ा करते थे। तो उस राजस्थान ज्योग्राफी में हम लोग क्या पढ़ते थे दोस्तों? 33 जिले, वह
7 संभाग, 33 जिले व 7 संभाग। ये कब से पहले पढ़ते थे? 7 अगस्त 2023 से पहले। फिर गहलोत जी ने नए जिले बनाए। तो कुछ समय के लिए दोस्तों हम पढ़ने लगे 50 जिले व 10 संभाग। ठीक है। फिर कहा जाता है दोस्तों भजनलाल जी ने 28 दिसंबर 2024 को, ठीक है, राजस्थान में 41 जिले व 7 संभाग बनाए। ठीक है दोस्तों, ये तो खूब पढ़ा था, लेकिन इसमें बहुत समस्याएं आई क्योंकि आंकड़े नहीं थे। लेकिन अब दोस्तों इसके अनुसार पढ़ना ही पड़ेगा। अब क्वेश्चन आएंगे पेपर में। ये दोनों बोर्डों ने अपने दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि आने वाले पेपर जो होगा वो 41 जिलों के अनुसार बनेगा। ठीक है, तो अब अपने को नए वाला भूगोल पढ़ना पड़ेगा। इसमें 50 के क्वेश्चन नहीं आए थे क्योंकि जिलों के आंकड़े नहीं थे यहाँ पर। अब सरकार धीरे धीरे आंकड़े जारी करेगी इनके, तो अब जो भी पेपर होगा आप लोगों का, उसमें कितने जिले होंगे? 41 के अकॉर्डिंग पेपर होगा। कितनों के अकॉर्डिंग होगा? 41 की। ठीक है, तो अब अपन क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? राजस्थान ज्योग्राफी में अपन लोग पढ़ते हैं, जैसे राजस्थान का सामान्य परिचय है। सामान्य परिचय के अंतर पढ़ा जाता है दोस्तों राजस्थान की स्थिति विस्तार, राजस्थान का क्षेत्रफल, राजस्थान के नवीन जिले, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था, राजस्थान की अंतरराज्य व अंतरराष्ट्रीय सीमा, राजस्थान के आंतरिक जिले और राजस्थान के जिले विशेष। तो ये तो आता है राजस्थान के सामान्य परिचय में। और दूसरा भाग आता है राजस्थान के भौतिक भाग। कौन सा आता है? राजस्थान के भौतिक भाग। जो राजस्थान के भौतिक भाग है, भौतिक भाग के अंतर्गत दोस्तों अपन लोग सबसे पहले पढ़ते हैं राजस्थान के भौतिक भागों की उत्पत्ति। फिर उसके बाद देखते हैं दोस्तों विभिन्न विद्वानों के द्वारा भौतिक भागों का वर्गीकरण। फिर अपन लोग 4 भाग पढ़ते हैं। कितने पढ़ते हैं? 4 भाग की अगर अपन बात करें दोस्तों, जिसमें पढ़ा जाता है आपके सामने, पहला जो भौतिक भाग होता है वो पश्चिमी रेतीला मैदान, दूसरा होता है दोस्तों पूर्वी मैदान, तीसरा अरावली पर्वतीय प्रदेश और चौथा होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर अपन पश्चिमी मैदान के भी 2 भाग करते हैं, शुष्क प्रदेश और अर्धशुष्क प्रदेश। फिर उसके बाद दोस्तों कहा जाता है कि शुष्क प्रदेश के 2 भाग किए जाते हैं, एक बालू का स्तूप युक्त प्रदेश जहां पर बालू रेत के टीले पाए जाते हैं, और एक होता है बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश जहां पर बालू रेत के टीले नहीं पाए जाते। ठीक है, बालू रेत के टीले नहीं पाए जाते। तो बालू का स्तूप जो युक्त प्रदेश होता है उसमें अपने पढ़ाएंगे अपन यहाँ पे दोस्तों, एक अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होता है, अनुप्रस्थ होता है, बरखान होता है, पैरोबोलिक होता है, तारा होता है, स्क्रब काफिज होता है, नेटवर्क बालू का स्तूप होता है और अवरोधी बालू का स्तूप होता है। जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है उसके अंदर अपन पढ़ते हैं चट्टानों के समूह, जैसे बाब बोल्डर्स बेड, बादरू का सम, जुरासी काल की चट्टानें, इयोसीन समय की चट्टानें। तो ये तो थार के मरुस्थल में पहला जो भाग होता है दोस्तों शुष्क प्रदेश। दूसरा जो अर्धशुष्क प्रदेश होता है राजस्थान बांगर है, उसके अपन 4 भाग करते हैं। कितने भाग करते हैं? 4। गग्गर बेसिन 1, शेखावाटी अंतर जल प्रवाह क्षेत्र 2, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश 3 और लोनी बेसिन 4। कितने भाग पढ़ते हैं? 4। ये 4 भाग पढ़ने के बाद फिर थार के मरुस्थल की शब्दावली पढ़ते हैं। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं पूर्वी मैदान, और पूर्वी मैदान के दोस्तों अपन 4 भाग करते हैं, माही बेसिन, चंबल बेसिन, माही बेसिन, चंबल बेसिन, बनास बेसिन और बाण गंगा बेसिन। जो माही बेसिन होता है उस माही बेसिन के अंतर्गत दोस्तों अपन लोग पढ़ते हैं, सबसे पहले अगर बात की जाए माही बेसिन की दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए तो इसमें पढ़ते हैं कांठल प्रदेश, उसके बाद छप्पन का मैदान, मेवल प्रदेश और दोस्तों वागड़ प्रदेश। दूसरा जो भाग होता है दोस्तों हमारा, वो चंबल बेसिन में अपन पढ़ते हैं अवनाली का प्रदन, उत्खात भूमि, बीहड़ प्रदेश और डांगलैंड भूमि। फिर एक जो बनास बेसिन उसमें पढ़ते हैं दोस्तों अपन मालपुरा करौली का मैदान,
किशनगढ़ अजमेर का मैदान, और दोस्तों माल खैराड़ और खैराड़ प्रदेश। ये पढ़ने के बाद दोस्तों फिर अपना अगला भौतिक भाग आता है अरावली पर्वतीय प्रदेश। बहुत इंपॉर्टेंट भौतिक भाग है, हर पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहले अरावली की उत्पत्ति के बारे में अध्ययन करते हैं कि किस समय उत्पत्ति हुई थी, ठीक है, कौन कौन सी चट्टानों से बना है, कौन कौन से खनिज पाए जाते हैं। फिर पढ़ते हैं अरावली का विस्तार कहां से कहां तक है। तो अरावली के विस्तार का जब हम अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर देखते हैं दोस्तों यहाँ पर कि पालनपुर गुजरात से लेकर रायसीना की पहाड़ी दिल्ली तक 3 राज्य एक केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। राजस्थान में इसका विस्तार खेड़ ब्रह्मा से लेके और खेतड़ी तक फैला हुआ है। फिर उसके बाद अपन पढ़ते हैं दोस्तों अरावली का प्रादेशिक आधार पर वर्गीकरण, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली। और दक्षिणी अरावली के अपन 2 भाग कर देते हैं। कितने कर देते हैं? 2 भाग कर देते हैं दक्षिणी अरावली के, एक मेवाड़ की पहाड़ी और एक आबू पर्वतखंड। जो मेवाड़ की पहाड़ी होती है इसका अध्ययन किया जाता है दोस्तों उदयपुर, राजसमंद और डूंगरपुर में। आबू पर्वत का अध्ययन किया जाता है माउंट आबू यानी दोस्तों सिरोही के अंदर। ये पढ़ने के बाद फिर अरावली की प्रमुख पहाड़ियां पढ़ते हैं, पहाड़ियों के बाद अरावली की चोटियां पढ़ते हैं, चोटियों के बाद पठार पढ़ते हैं, पठार के बाद दर्रे पढ़ते हैं, दर्रों के बाद हम दोस्तों अरावली का महत्व पढ़ते हैं। फिर उसके बाद चौथा भौतिक भाग होता है जिसका नाम होता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के भी हम 2 भाग करते हैं, एक विंध्यन का गार भूमि और एक हाड़ौती का पठार। उसके बाद दोस्तों अगर बात की जाए तो जो डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना है इस भौतिक भाग के 5 उपभाग बताता है, तो इन 5 उपभागों का भी अपन क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। ये पढ़ने के बाद दोस्तों फिर अपन लोग आगे चलते हैं और अगला हमारा चैप्टर होता है दोस्तों राजस्थान में जल संसाधन। क्या होता है? राजस्थान में जल संसाधन। और राजस्थान में जल संसाधनों की दोस्तों अगर बात की जाए तो वो आपके पूछा जाता है दोस्तों यहाँ पर मुख्यतः जल संसाधन की अपन बात करें ठीक है, ठीक। तो देखो अब ध्यान दो एक बार कि अपन दोस्तों बात करें सबसे पहले तो पहला चैप्टर हमारा होता है यहाँ पर राजस्थान का सामान्य परिचय, राजस्थान का सामान्य परिचय। दूसरा चैप्टर होता है दोस्तों राजस्थान के भौतिक भाग। तीसरा चैप्टर होता है दोस्तों हमारा जल संसाधन। और जल संसाधन के दोस्तों अपन क्या करते हैं? चार भाग कर देते हैं दोस्तों। इसमें एक तो अपन पढ़ते हैं राजस्थान की नदियां, झीलें, बांध, सिंचाई, परियोजना। देखिए नदियां, बांध, झीलें और सिंचाई परियोजना। ठीक है दोस्तों, नदी
नदी के ऊपर बनाया गया बांध और बांध के ऊपर लगाएगी सिंचाई परियोजना। ये चैप्टर आपके बहुत महत्वपूर्ण है। आप दोस्तों आपके एग्रीकल्चर में पढ़ते हो उस चैप्टर को, सिंचाई परियोजना को। तो सिंचाई परियोजना के अंतर्गत दोस्तों अपन विस्तार से पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर में तो तुम्हारे एग्रीकल्चर वाले सर पढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बहुत विस्तार से पढ़ा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। जितने भी हैं, चाहे दोस्तों ड्रिप सिस्टम वाली हो, नर्मदा वाली हो, चाहे दोस्तों अपन कह सकते हैं वृहद सिंचाई परियोजना हो, IGNP हो, या फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों बांकड़ा नांगल से निकलने वाली दूसरी परियोजना जो अपन कह सकते हैं कि दोस्तों राजीव गांधी सिद्धमुख नहर परियोजना हो, ठीक है, या फिर आज बहुत बड़ा प्रोजेक्ट दोस्तों चर्चा के अंदर है ERCP, ठीक है, इसको अपन सभी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो यानी सबसे पहले दोस्तों अपन नदियों का जो अध्ययन करेंगे इसके 3 भाग करेंगे। एक आंतरिक अपवाह तंत्र, एक बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र, एक अरब सागरीय अपवाह तंत्र। जो नदी सागर महासागर में नहीं मिलती, स्थल भूभाग पे विलुप्त हो जाती हैं, उसे आंतरिक अपवाह तंत्र कहेंगे। क्या कहेंगे? आंतरिक अपवाह तंत्र। जो अपना जल बंगाल की खाड़ी की ओर लेके जाएगी उसे बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र कहेंगे। जो नदी अपना जल किसमें लेके जाएगी? अरब सागर में, उसे अरब सागरीय अपवाह तंत्र कहेंगे। ठीक है, तो कितने भाग होंगे? 3। अब दोस्तों अपन लगभग राजस्थान में 100 से 103 नदियों के बीच में नदियों का अध्ययन करेंगे। फिर उनके ऊपर बनाई गई बांध, जैसे मैं उदाहरण दूं आपको कि चंबल नदी है, चंबल के ऊपर एक बांध बनाया गया है गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, और दोस्तों अगर बात करें तो एक कोटा बैराज। ठीक है, तो अब इससे सिंचाई भी होती है, पेयजल आपूर्ति भी होती है, विद्युत उत्पादन भी होता है। तो अब इसके ऊपर क्या लगाएगी? परियोजना। तो जब चंबल पढ़ेंगे तो चंबल के ऊपर बांध भी पढ़ेंगे और फिर वहीं पर लिख देंगे अपन की गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है, राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। तो फिर उसके बाद अपन लिख देंगे कि जवाहर सागर बांध से 99 मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है। कोटा बैराज बांध एकमात्र बांध है चंबल पर जिससे सिंचाई की जाती है। सिंचाई के लिए दोस्तों अपन बात करें तो 2 प्रकार की नहरें, दाई और बाई। दाई से कोटा बूंदी में, बाई से राजस्थान और MP में। फिर राजस्थान में दोस्तों इससे लिफ्ट नहर निकाली गई है, तो उनका अपना अध्ययन कर लेंगे, जैसे दोस्तों दिगोद लिफ्ट नहर, पचेल लिफ्ट नहर, कचारी लिफ्ट नहर। ठीक है, उसके बाद गणेशगंज लिफ्ट नहर, अंता लिफ्ट नहर, अंत माइनर लिफ्ट नहर, सोरखंड लिफ्ट नहर और जालीपुरा लिफ्ट नहर। इनका अध्ययन करने के बाद दोस्तों फिर अपन देखेंगे दोस्तों अगला जो हमारा चैप्टर होगा वो चैप्टर अपना आएगा दोस्तों जल संसाधन के बाद में। ये आपके सब्जेक्ट में भी चलता है अगला चैप्टर जो बता रहा हूं, जलवायु। बोलो चलता है कि नहीं चलता है? क्योंकि आप किसी भी फसल की बुआई करोगे, किसी भी फसल का वृद्धि काल होगा, किसी भी फसल का विकास होगा, वो सारी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वहां की जलवायु, वहां की दशाओं के ऊपर निर्भर करेगा दोस्तों। वहां पर अब कई बार आप नहीं कह देते कि यार कभी भी किसी भी क्षेत्र में, जैसे लहसुन की खेती थी अब की बार, ठीक है, जैसे अपन उदाहरण दें, तो जब इसका बीज आ रहा था तब तो बहुत महंगा था और अब भाव उसके डाउन हो गए। भाव तो डाउन हो जाओ, वो भाव तो चलते रहते हैं, लेकिन इसके अंदर एक रोग आया था अब की बार। बताओ एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को कौन सा आया था? चलो इसको छोड़ दो। 2-3 साल पहले आपने चर्चा सुनी हो, प्याज राजस्थान में सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में होती है? शेखावाटी में तो इस समय वाली प्याज होती है, गर्मियों वाली। जो नासिक वाली प्याज होती है वो ज्यादा कहां पर होती है? अलवर में। तो आपने सुना हो 3 साल पहले अलवर बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था प्याज की खेती को लेकर। क्यों, क्या हुआ था ऐसा वहां पे? वेरी गुड, जलेबी रोग आया था। ये क्या था? सब्जेक्ट की तो जानकारी रखा करो, ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं आपके पेपर में। जलेबी रोग का मतलब क्या था दोस्तों? उसमें फंगस लगा था। लहसुन में भी अब की बार वही रोग आया है। अगर आपने देखा हो ना तो लहसुन के अंदर जो उसकी जो बाली है वो यूं घूम रही है। तो उसमें क्या है कि जो नीचे जो उसकी ग्रोथ करने वाली जो जड़ें होती है ना, उस जड़ के अंदर वो लगता है, वो जड़ क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। और फिर उसका तना क्या होता है? उगल जाता है, सड़ जाता है। तो सारी की सारी जलवायु है कि जलवायु के अंदर दोस्तों क्या हो रहा है?
कि अगर जलवायु में दोस्तों अपन कह सकते हैं आर्द्रता है, तो फिर आर्द्रता में फंगस बनेगा। शुष्कता है तो फिर वो फंगस नहीं बनेगा। ये तो सारी चीजें जलवायु के ऊपर निर्भर करती है, जलवायु के ऊपर डिपेंड करती है। आप पिछले 3-4 साल से देख रहे हो तो हर फसल के अंदर रोग आ रहा है। पिछली बार सरसों में रोग था, क्यों? क्योंकि रेगुलर कोहरा पड़ा था। अब की बार बाजरे के अंदर रोग था क्योंकि रेगुलर बारिश पड़ी थी। बाजरे को पकने के लिए जो उचित तापमान चाहिए, उतना तो तापमान ही नहीं गिर पाया और बाजरे के दाने का विकास ही नहीं हो पाया, तो जो बाली थी वो तो थोती रह गई। वही तो था कि अगर भाई साहब, अब जैसे मैं जलवायु का उदाहरण दूं, अभी अपन गेहूं की बिजाई कर रखी है और कल से टेम्परेचर चेंज हो जाए, क्या गेहूं की ग्रोथ हो पाएगी? क्या नहीं हो पाएगी। तो सारी चीजें किसके ऊपर निर्भर करेंगी? क्लाइमेट। लेकिन हम यहाँ पर जलवायु अलग प्रकार से पढ़ते हैं। वो पढ़ते हैं दोस्तों राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, फिर उसके बाद राजस्थान की शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु और शरद ऋतु। जो ग्रीष्म ऋतु होती है ना, उसके अंतर्गत अपन लोग पढ़ते हैं दोस्तों यहाँ सबसे पहले शीत ऋतु। तो शीत ऋतु में अपन लोग यहाँ पर पढ़ते हैं दोस्तों मावठ, शीतलहर और पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है। दूसरी जो आप लोग कई बार नहीं पढ़ते, अभी पढ़ रहे होंगे, अखबार पढ़ा होगा आपने कि अब की बार पश्चिमी विक्षोभ बार बार सक्रिय हो रहा है, और इस पश्चिमी विक्षोभ से जो राजस्थान में वर्षा होती है वही क्या कहलाती है? मावठ। यानी रबी की फसल के लिए क्या होती है? लाभदायक। क्या होती है? लाभदायक। तो कहा जाता है रबी की फसल के लिए लाभदायक होती है कौन सी? मावठ। और फिर गर्मियों में अपन पढ़ते हैं दोस्तों ग्रीष्म ऋतु में लू, बबूला, आंधी, काल वैसाखी। फिर उसके बाद दोस्तों अपन वर्षा ऋतु में मानसून पढ़ते हैं, एक शीतकालीन और एक ग्रीष्मकालीन। और शरद ऋतु में दोस्तों एक तो पढ़ते हैं मानसून प्रत्यावर्तन काल और एक पढ़ते हैं कार्तिक हिट, कार्तिक की गर्मी। इनका अध्ययन करने के बाद दोस्तों फिर अपन देखते हैं राजस्थान की जलवायु का सामान्य वर्गीकरण। शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, उपाद्र जलवायु प्रदेश, आर्द्र जलवायु प्रदेश, अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। ये पढ़ने के बाद दोस्तों फिर अपन लोग पढ़ते हैं आगे चल के दोस्तों अपन देखते हैं इसी के अंतर्गत कि कोपेन का जलवायु वर्गीकरण, टिवार्थो का जलवायु वर्गीकरण और थॉर्नवेट का जलवायु वर्गीकरण। ठीक है। ये चैप्टर पूरा होने के बाद दोस्तों फिर हमारा अगला चैप्टर आता है राजस्थान की मिट्टियां। ये भी है तुम्हारे चैप्टर, कितना फायदा है तुम्हारे हैं। अगर एग्रीकल्चर में भी वही चैप्टर है और ज्योग्राफी में वही चैप्टर है। चलो एक दो क्वेश्चन पूछ लूं मिट्टी का, अच्छी जानकारी होगी तुम्हें मिट्टी के बारे में। नहीं है? घबराओ मत यार, तुम तो ऐसे मायूस हो रहे हो। मैंने डांटा है किसी को? मैं वैसे नहीं डांटता हूं। 15 बैच चल रहे हैं एलएसए को, जाके किसी भी बैच में पूछ लेना, है ना। मेरे को ज्योग्राफी डांटता है कि किसी को? और ऐसे पूछने को कोई क्वेश्चन पूछते तो मना करता है क्या? आप क्वेश्चन ही तो पूछने आते हो कोचिंग में, और आते क्यों? आपके डाउट से तो क्लियर करने आते हो। और कोई ऐसा थोड़ी है कि हमारे पास यहाँ पर कोई मंत्र है और वो घुमा देते हैं, ठीक है, और जाओ लग गए। ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है। तो आदि समस्याओं का समाधान तो मुस्कान है, मुस्कुराते रहो। जितना ज्यादा तनाव लोगे ना उतनी ज्यादा समस्या आएगी। मैं तो आजकल हर क्लास में कहने लग गया कि बेटा टेंशन लेने की आवश्यकता ही नहीं है, नहीं पता नहीं किस दिन खोपड़े की नस फट जाएगी, न जिएंगे न मरेंगे। ठीक है। या फिर वैसे भी कोविशील्ड लगी हुई है, आजकल तो 20-20, 16-16, 18-18 साल के बच्चों में हार्ट अटैक आने लग गया। टेंशन मत लो, मस्त रहा करो। होगा वही जो अपन खुद करेंगे। ये मत कहा करो कि होगा वही जो खुदा मंजूर है। होगा वही जो हम खुद करेंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों अगर गेहूं की फसल बोएंगे तो गेहूं ही होगा, है। अब खुदा उसको बाजरा थोड़ी बना देगा। हम जैसा कर्म करेंगे ना, हम वही होगा। वो चीज है मिट्टियां। चलो, भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र ने तो राजस्थान की मिट्टी को 8 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 8। सुना होगा जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल लोमी मिट्टी, लाल पीली मिट्टी,
पर्वतीय मिट्टी, भूरी बलुई मिट्टी, या फिर दोस्तों मरुस्थलीय मिट्टी, सिरोजम मिट्टी। ठीक है, अब ये बताओ मेरे को, आगे एक वर्गीकरण है यूएसडीए का वर्गीकरण, यूनाइटेड स्टेट डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। ये मिट्टियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण है, जरूर आपने 11वीं 12वीं क्लास में पढ़ा है, और कल भी आरएस प्री में क्वेश्चन आया इसका। ठीक है, तो ये मिट्टियों का चलो मैं नाम तो मैं बोल ही देता हूं आपके सामने। राजस्थान में पाई जाती है एरिडोसोल्स, एंटीसोल्स, इंसेप्टिसोल्स, अल्फीसोल्स एंड वर्टिसोल्स। लेकिन इनके उपवर्ग होते हैं, जैसे एडिसोल्स का होता है कैम्बोऑर्थिडस, कैल्सियोऑर्थिडस, पैलियोऑर्थिडस, शैलोऑर्थिडस। तो इसी प्रकार एंटीसोल का उपवर्ग क्या होता है? नहीं नहीं, एरिडी का बताया मैंने। ये तो एरिडी के होते हैं चारों, चार चार। होता मूल तो एक ही है, ऑर्थिडस ही होता है उसका, और ऑर्थिडस के 4 भाग होते हैं, कैम्बो, कैल्सी, सेलो, पेलो। मैं एंटी का एंटी के पूछ रहा हूं, एंटी की, एंटी मिट्टी के, एंटी सोल्स के। नहीं पढ़ा सच्ची में? सोमेंट्स और फ्लुएंट्स नहीं पढ़ा? सामेंट्स और फ्लुएंट्स। इनसेप्टिसोल्स का कौन सा होता है? ये भी नहीं पता? ओस्टोक्रिप्टस। एल्फीसोल्स का कौन सा होता है? एप्लुस्टाल्फस। वर्टिसोल्स का कौन सा होता है? उस्टटस। मेरे पास तो एग्रीकल्चर भी नहीं है यार। अपन क्लियर करेंगे ना, टेंशन मत करो, है ना, अपन क्लियर करेंगे। राज्य विभाग ने राजस्थान के, ये आपका सब्जेक्ट का मामला, मैं अब बताऊं आपको वास्तविकता कि नहीं 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 नहीं, नहीं। अब मैं बता रहा इस चीज को, ये ऊपर वाले हमारे बैच में देखना, हर बैच के अंदर मैंने लिखा रखे हैं, इसका रीजन बता रहा हूं मैं। सीईटी के पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और पेपर में ये था कि अल्फीसोल का कौन सा उपवर्ग होता है। अब जब सीईटी के पेपर में आ सकता है तो अपने तो सब्जेक्ट का मामला है, तुम्हारे तो ठीक है, तो अगर ये क्वेश्चंस वहां पर आने लग गए तो आपके तो आ सकते हैं। फिर उसके बाद में यही नहीं पढ़ा रहा, तुम्हारा कोई भाई बहन पढ़ता उससे पूछना, मैं तो इसमें ये भी पढ़ा रहा हूं। अब जो हमारे राज्य विभाग के 14 भाग हैं, रेविरीना, साइरोजेक्स, जिप्सीफेरस, ये 14 भाग भी पढ़ा रहा हूं, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आज कंपटीशन में कुछ भी नहीं कह सकते अपन, क्या आ जाए, फिक्स लाइन नहीं खींच रखी भाई साहब, वो कुछ भी दे सकते हैं। हाँ हाँ, अच्छे पूछता है। देखो पहले अपन पता है क्या करते थे कि ज्योग्राफी में ज्यादातर तो मास्टर है ना, 1 2 और इन 3 चैप्टरों को रच के पढ़ाते थे। मैं ईमानदार से कहता हूं इन 3 चैप्टरों की बजाय अगले जो 3 चैप्टर वो महत्वपूर्ण है आज के एग्जाम में, जलवायु, मिट्टी और वनस्पति। जिन बच्चों के 3 टॉपिक अच्छे हैं ना, उसकी ज्योग्राफी बहुत सॉलिड है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन ही अगले 3 में से आ रहा है, इन 3 में से इतने नहीं आ रहे, और उन्हें बहुत अच्छे अच्छे लपेटादार क्वेश्चन दे रहा है। ठीक है, कल के एग्जाम में यही तो पूछा गया था आरएस प्री में कि अल्फीसोल्स मृदा के समूह राजस्थान के कौन कौन से जिले में पाए जाते हैं, तो पूर्वी राजस्थान में पाई जाती है, और पूर्वी राजस्थान का ऑप्शन वहां पर मिलते, सही हो जाता है। फिर अगला है यहां पर राजस्थान की वनस्पति। दोस्तों मैं अकेली वनस्पति नहीं पढ़ाऊंगा यहां पर, पहले तो पढ़ाऊंगा वन नीति, कौन जारी करता है, कितनी साल में जारी करता है। फिर उसके बाद प्रमुख अनुसंधान केंद्र इससे संबंधित वनों से। फिर उसके बाद पढ़ेंगे दोस्तों भारतीय वन सर्वेक्षण केंद्र के जो नवीनतम 18वीं वन रिपोर्ट 2023 के आंकड़े 21 दिसंबर 2024 को आए, वो पढ़ेंगे।
कि राजस्थान में वीडीएफ यानी बहुत घने वन कितने हैं, मध्यम घने कितने हैं, खुले वन कितने हैं। ये पढ़ने के बाद दोस्तों फिर अपन और थोड़ा सा आगे चलेंगे और फिर इसमें देखेंगे दोस्तों राजस्थान में राज्य विभाग के वनों का वर्गीकरण, जैसे अभिलेखित वन पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट। फिर उसके बाद दोस्तों अपन देखेंगे और थोड़ा सा आगे चल के, तो उसमें दोस्तों हमारा जो भाग आएगा वो आएगा राजस्थान की घास, राजस्थान की झाड़ियां, राजस्थान के वृक्ष और राजस्थान के वनों का भौगोलिक वर्गीकरण, ठीक है। फिर राजस्थान के वनों से संबंधित दिवस और राजस्थान के वन व वन्य जीव से संबंधित प्रमुख अधिनियम यानी कानून, तब जाके चैप्टर क्या हो जाएगा पूरा। फिर इसके बाद आता है दोस्तों हमारे राजस्थान के वन्य जीव, वन्य जीव। इसमें दोस्तों अपन देखते हैं, पहले तो एक सारणी बनाते हैं कि राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, प्रस्तावित कितने हैं, या फिर अभ्यारण्य कितने हैं, बाघ योजना कितनी है, ठीक है। या फिर दोस्तों हमारे राजस्थान में जैविक उद्यान कितने हैं, बायोलॉजिकल पार्क कितने हैं, या फिर सर्प उद्यान, लोयन सफारी, कैमल सफारी, टाइगर सफारी, ठीक है। या फिर दोस्तों अपन रामसर साइट कितनी है, जंतुआलय कितने हैं, चिड़ियाघर कितने हैं, आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, मृगवन कितने हैं, रिजर्व कंजर्वेशन क्षेत्र कितने हैं, इन सभी का अपन अध्ययन करते हैं किसमें, वन्य जीव में, किसमें, वन्य जीव, ठीक है। तो ये तो हमारा पार्ट्स होता है बेसिक ज्योग्राफी वाला। कौन सा होता है, बेसिक ज्योग्राफी वाला, ठीक है। तो ये वाला पार्ट्स होता है जो आपके ज्योग्राफी में पूछा जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों इको ज्योग्राफी वाला पार्ट्स होता है जिसके अंदर आप लोगों के पूछा जाता है दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कभी, राजस्थान के खनिज हैं, ठीक है। या फिर अपन बात करें तो राजस्थान की कृषि है। एक अपन देखें तो दोस्तों राजस्थान में कह सकते हैं जनसंख्या है। क्या है, जनसंख्या। जनसंख्या एक ऐसा टॉपिक हो गया जो आजकल हर एग्जाम में आने लग गया और क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे आते हैं। सिलेबस में नहीं है फिर भी क्वेश्चंस आ जाते हैं इसके। पशु परिचय में तो एक एक पेपर में 8-8 क्वेश्चन आ गए जनसंख्या के, ठीक है। तो वो चीज होता है, तो समय के ऊपर डिपेंड करता है। एक बार ये उतार लो, है सिलेबस लिखा हुआ है तुम्हारे पास इसका? बाकी ज्योग्राफी तुम्हारी इतनी कर दूंगा, ईमानदार से पढ़ोगे तब तो दोबारा ज्योग्राफी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। हाँ भाई, कौन से पार्ट? क्वेश्चन बोल लो फिर पार्ट में बताऊं अभी आपको। पार्ट क्या बोल रहे हो? पार्ट, हाँ, अच्छा पार्क, पार्क, ठीक है, हाँ हाँ हाँ, तो पढ़ाएंगे सारे, ठीक है। इसमें
वही तो मैं चीज बता रहा था, इसमें क्या क्या पढ़ाऊंगा देखो मैं बताऊं आपको। पहले 3 राष्ट्रीय उद्यान पढ़ाऊंगा, उसके बाद 2 प्रस्तावित राष्ट्रीय उद्यान, 26 वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है। फिर उसके बाद 5 टाइगर प्रोजेक्ट, बाघ परियोजना। फिर उसके बाद 4 जैविक उद्यान, बायोलॉजिकल पार्क, ठीक है, 2 निर्माणाधीन है उसमें। फिर उसके बाद 1 प्राणी उद्यान पढ़ाऊंगा। फिर उसके बाद 1 लोयन सफारी, 1 प्रस्तावित लोयन सफारी, 1 टाइगर सफारी, 1 एलिफेंट सफारी, 1 कैमल सफारी, 1 हॉर्स सफारी, 1 वाटर सफारी। फिर उसके बाद 3 जयपुर के अंदर पढ़ेंगे अपन लेपर्ड सफारी, 1 जवाई लेपर्ड सफारी। फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे 2 चिड़ियाघर, ठीक है, सॉरी चिड़ियाघर, 2 पक्षी अभ्यारण्य, एक तो बड़ोपाल और एक गना पक्षी विहार है। फिर उसके बाद पढ़ेंगे अपन 24 नोटिफाइड वेटलैंड, ओ सॉरी 44 नोटिफाइड वेटलैंड। एक पढ़ेंगे अपन 2 रामसर साइट, 4 जंतुआलय, 5 चिड़ियाघर। फिर उसके बाद 7 मृगवन, ठीक है। मृगवन के बाद 33 आखेट निषेध क्षेत्र, 37 कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र, ठीक है। ये सारी जो, फिर उसके बाद पढ़ेंगे मोर अभ्यारण्य, ठीक है, बालू अभ्यारण्य, गोमूत्र रिफाइनरी, गर्दभ अभ्यारण्य, गिद्ध अभ्यारण्य, प्रकृति पार्क, डेजर्ट पार्क, ठीक है। उसके बाद कैक्टस पार्क, और एक अपन देखेंगे दोस्तों बटरफ्लाई बोगनिया वैली पार्क। तो ये सारे आएंगे, तो ये किस में आएंगे, वन्य जीव। और बताओ, मेरे को सुनना था पार्ट, वो पार्ट क्या होता है? कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सा? अच्छा 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 अच्छा, वो बड़ला जो सोलर पार्क है ना, वो आता है ऊर्जा के अंदर। वो ऊर्जा, वो क्यों आया था वो मैं बताऊंगा, उसका कारण क्या था। वो इसलिए आया था कि उस समय वो विश्व का सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादित करने वाला प्लांट बना था, तो करंट का किशन बन गया वो बड़ला वाला, ठीक है। और जो मसाला पार्क इसलिए आ गया कि उसका उद्घाटन किया गया था। तो दोनों करंट के पूछ लियो तुम्हारे से, और तुम सोचोगे पार्क क्यों आ गए। ये कारण, तो बड़ला क्या है कि विश्व का सर्वाधिक 2245 मेगावाट उसकी क्षमता है, वर्तमान तो फलोदी में आ चुका है। 4 चरणों में इसका क्या किया गया है, निर्माण किया गया है। तो बड़ला पार्क है, कौन सा है, बड़ला, यानी सौर ऊर्जा का पार्क है, ठीक है। तो अब देखो, और पूछो, कुछ पूछो तो बोलो, निकालो जिज्ञासा। नहीं पूछो, चलो आगे। तो एक तो कॉपी बना लेना, ठीक है। कल से पहले चैप्टर से अपन ज्योग्राफी शुरू कर देंगे, और मानचित्र से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे अपन, ठीक है। देखो ये राजस्थान का मानचित्र है तुम्हारे सामने, ये राजस्थान का मानचित्र है, ठीक है। तो मानचित्र से अपन क्या पढ़ेंगे, ज्योग्राफी पढ़ेंगे, ठीक है। और मानचित्र के अकॉर्डिंग अपन इसका अध्ययन करेंगे। अब इस मानचित्र के अकॉर्डिंग भी अगर बात की जाए यहाँ पे, तो अपन देखेंगे दोस्तों कि पहले तो कल मैं एक जिलों का मानचित्र बनवाऊंगा आपको, ठीक है। बताओ मेरे को, ये कौन सी दिशा है, ये कौन सी है, ये, और ये पूर्व, ठीक है। अब दोस्तों एक बार अपन संभाग भर लेते हैं इसमें, है ना, क्योंकि आज इतना ही टाइम बच रहा है, आज बातों में चला गया। कल से टॉपिक शुरू कर देंगे अपन। देखो एक बार अपन संभाग भर लेते हैं इसमें। एक संभाग तो ये है अपने राजस्थान में, और इस संभाग का नाम क्या है, तो सबसे उत्तर में कौन सा संभाग है, वेरी गुड। एक संभाग हमारे राजस्थान के ये है, पश्चिम में बोलो कौन सा संभाग है, वेरी गुड। पश्चिम में ये कौन सा हो गया, जोधपुर,
फिर उसके बाद अपन बात करें तो देखिए दोस्तों, एक संभाग ये है, ये संभाग कौन सा है? उदयपुर संभाग। कौन सा संभाग है? उदयपुर संभाग। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो एक संभाग ये है दोस्तों, ये कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। कौन सा संभाग है? कोटा संभाग। एक संभाग ये है दोस्तों, और इसका नाम क्या है? भरतपुर संभाग। ठीक है। फिर इसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो एक संभाग ये है, और इस संभाग का नाम है जयपुर संभाग। और ये ठीक मध्य में कौन सा बच गया? तो ये है अजमेर। कौन सा है? अजमेर। देखो, उत्तर में कौन सा है? कौन सा है? पश्चिम में, पश्चिम में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूर्व में, पूर्व में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, दक्षिण पूर्व में, मध्य में, मध्य में। कितने संभाग है राजस्थान में? कितने हैं? उत्तर में, उत्तर में, दक्षिण में, दक्षिण में, दक्षिण में, पूर्व में, पूर्व में, पश्चिम में, पश्चिम में, मध्य में, मध्य में, उत्तर पूर्व में, उत्तर पूर्व में, और दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पूर्व में। याद हुआ कि नहीं? हो गया इतना सकते आप? पक्का? अब दोस्तों इसी प्रकार अपन कितने जिलों को याद करेंगे? 21 जिलों को याद करेंगे। कितने जिलों? 41 जिलों को याद करेंगे। ठीक है। तो कल एक कॉपी लेके आना, एक एक राजस्थान का मानचित्र लेके आना। ठीक है। तो कल अपन इस राजस्थान ज्योग्राफी शुरू कर देंगे। थैंक यू। अब सर आ जा।